हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू तरीके से कर रहे होंगे। तो जो छात्र एवं छात्राएं इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको मिलने वाले वीडियोस सबसे पहले मिल सकेंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से करते रहेंगे। तो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के अम्ल क्षार एवं लवण के पार्ट 3 में आपको नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। मैं पहले आपको बता देता हूं कि पार्ट 2 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो पार्ट 2 में हम लोगों ने बेटा पढ़ा था सूचक के बारे में। हम लोगों ने सूचकों के बारे में पढ़ा था, सूचक क्या होते हैं, सूचकों के प्रकार क्या होते हैं और ये सूचक अम्लीय और क्षारीय विलयन के साथ अपने रंग में किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं। और कुछ गंधीय सूचक होते हैं, उनकी अम्लीय और क्षारीय के साथ में गंध में क्या परिवर्तन होता है। फिर हम लोगों ने बेटा पढ़ा था अम्ल और क्षारों के रासायनिक गुण। तो अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण में हम लोगों ने पढ़ा था बेटा अम्ल के साथ और क्षार के साथ धातु की क्रिया। तो अम्ल और क्षार के साथ धातु की क्रिया क्या होती है ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इसके पश्चात जिसमें जो गैस बनती है उस गैस के लिए हम लोगों ने पॉप टेस्ट किया था। इसके पश्चात मैंने आपको पढ़ाया था धातु के कार्बोनेट तथा धातु के बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया होती है, तब हम लोगों को क्या मिलता है। तो जब भी धातु के कार्बोनेट और धातु के बाइकार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तो हम लोगों को 3 उत्पाद मिलते हैं। लवण मिलता है, CO2 गैस मिलती है और जल मिलता है। जबकि क्षार के साथ धातु के कार्बोनेट और धातु के बाइकार्बोनेट की कोई अभिक्रिया नहीं होती है। इसके पश्चात आज के वीडियो में हम देखेंगे कि धातु के कार्बोनेट की जब धातु के बाइकार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तो जो गैस प्रोड्यूस होती है उस गैस को हम लोग किस प्रकार से टेस्ट कर सकते हैं कि ये निकलने वाली गैस CO2 गैस ही है। तो इसके लिए आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे इसके लिए हम लोग को जो टेस्ट करना पड़ेगा वो है चूने के पानी का टेस्ट। इसमें क्या करना पड़ता है, CO2 गैस को जब चूने के पानी, जिसको लाइम वाटर बोलते हैं, में प्रवाहित किया जाता है तो वह दूधिया हो जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में भी पूछा जाता है कि चूने के पानी में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो उसका रंग क्यों बदल जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर या 3 नंबर में पूछ लेते हैं। तो इसके लिए आपको लिखना होगा कि CO2 गैस को जब चूने के पानी लाइम वाटर में प्रवाहित किया जाता है तो वह दूधिया क्यों हो जाता है। तो वो इस कारण से हो जाता है क्योंकि वहाँ पर सफ़ेद अवक्षेप के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है। वो किस प्रकार से होता है, जब हम लोग बुझे हुए चूने को यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 गैस को प्रभावित करते हैं तब हमको अवक्षेप के रूप में, सफ़ेद अवक्षेप के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट का प्रोडक्ट मिलता है और साथ में पानी बनता है। इस कारण से जो चूने का पानी में जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाती है तो वह दूधिया हो जाता है। कैसा हो जाता है, दूधिया, मिल्क लाइक। इसमें एक कंडीशन और है, अगर हम ज़्यादा देर तक CO2 प्रभावित करते हैं, अगर हम अधिक मात्रा में CO2 प्रभावित करते हैं तो जो ये अवक्षेप है जो घुला नहीं था वो बाद में जल में क्या हो जाता है, घुलनशील हो जाता है। क्या हो जाता है, घुलनशील। किसमें, चूने के पानी में घुलनशील हो जाता है अगर हम लोग अधिक मात्रा में CO2 प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि धातु के कार्बोनेट की जब क्रिया अम्ल के साथ होती है तो हम लोगों को CO2 गैस मिलती है और उस CO2 गैस का हम लोग परीक्षण करते हैं चूने के पानी के साथ। तो वो जब चूने के पानी के साथ परीक्षण करते हैं तो वो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। इसके पश्चात बेटा हम लोग पढ़ेंगे अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया, यानी जब एक अम्ल और एक क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है। तो इसके लिए आप देखेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है, वेरी इम्पोर्टेंट है। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या होती है ये देखिए, जब अम्ल एवं क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल प्राप्त होता है। जब अम्ल एवं क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण एवं जल प्राप्त होता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। यानी अम्ल एवं क्षार एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं और विलयन उदासीन हो जाता है। तो इसके लिए हम इसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसको हम लोग एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। अम्ल प्लस क्षार, तीर का निशान, लवण प्लस जल। और इसको एक हम लोग
अम्ल का नाम लेंगे, एक इसमें नाम लिखते हैं हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और क्षार के रूप में NaOH लेते हैं। लवण बनेगा इसमें NaCl, जिसको हम लोग दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, जिसको कहते हैं नमक। और साथ में क्या बनता है, जल। चूँकि हमको पता है उस उक्त अभिक्रिया में अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो लवण यानी NaCl बना और जल बनता है। जल का सूत्र होता है H2O। तो इस प्रकार से हमने सीखा उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में। इसके पश्चात हम लोग आगे पढ़ेंगे अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे बच्चा, अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइडों की क्रिया, यानी ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं जो धातु में, वो ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस प्रकार से। तो क्या होते हैं आप देखिए इसमें कि जब धात्विक ऑक्साइड यानी धातु की ऑक्साइड जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, यानी धातु के ऑक्साइड जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हमको लवण और जल प्राप्त होता है। तो कहीं ना कहीं उदासीनीकरण अभिक्रिया में आपने देखा था कि जब अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो हमको लवण और जल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर अम्ल दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो धात्विक ऑक्साइड है इसकी जो प्रकृति होगी वो क्षारी होगी, क्योंकि जब यहाँ क्षार होगा और ये अम्ल है तभी तो ये लवण और जल मिल रहा है। क्योंकि हमने उदासीनीकरण अभिक्रिया में पढ़ रखा है कि जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो लवण और जल प्राप्त होता है। तो आप देखेंगे हम लोगों ने एक धात्विक ऑक्साइड का उदाहरण लिया, यहाँ पर CuO कॉपर ऑक्साइड, कॉपर हो गई धातु, इसका ऑक्साइड है CuO, प्लस हम लोगों ने लिया एक अम्ल HCl। अब जो ये लवण बनेगा इसमें से आप देखेंगे Cu के साथ Cl2 जुड़ गया, कॉपर क्लोराइड, इसको क्यूप्रिक क्लोराइड भी कहते हैं, और साथ में पानी बन गया। जो क्यूप्रिक क्लोराइड होता है ये ब्लूइश ग्रीनिश ब्लूइश यानी नीले रंग का लवण होता है। तो इस प्रकार आप इसमें खास बात देखेंगे जो मैंने आपको अभी बताया था कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है बेटा, क्षारी होती है, क्योंकि जब अम्ल के साथ क्षार मिलेगा तभी तो लवण और जल बनेगा। तो आप इसको ये समझ लीजिए कि ये जो धात्विक ऑक्साइड है इनकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारी होगी। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारी होती है क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण एवं क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। तो ये सिंपल सी बात है जो आपको समझ में आ गई होगी कि इनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है इसको भी हम लोग उदासीनीकरण की अभिक्रिया के उदाहरण में लिख सकते हैं। इसके पश्चात आप दूसरा देखेंगे इसमें उदाहरण CuO MgO भी हो सकता है इसमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके पश्चात बेटा आगे देखेंगे अधात्विक ऑक्साइड की क्षारक के साथ अभिक्रिया। ये क्या होती है ये देखते हैं हम लोग इसके आगे कि जब अधात्विक ऑक्साइड क्षार के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं तो क्या बन रहा है बेटा, लवण एवं जल। तो यहाँ आप बिल्कुल ध्यान लगा के देखिए कि ऐसी कौन सी अभिक्रिया है कि जिसमें लवण और जल बनता है क्षार के साथ अभिक्रिया करने में। तो यहाँ पर अम्ल होगा प्लस क्षार लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लवण और जल बन रहा है। तो ये एक प्रकार की उदासीनीकरण अभिक्रिया है। चूँकि यहाँ पर क्षार लिखा हुआ है इसलिए जो अधात्विक ऑक्साइड है इसकी प्रकृति कैसी होगी बेटा, इसकी प्रकृति होगी अम्लीय। तो ये अम्ल हो गया, ये क्षार हो गया। अम्लीय प्रकृति का मतलब उसका नेचर अम्लीय स्वभाव का है। तो जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं उनका स्वभाव अम्लीय प्रकृति का होता है। तो इसमें आप देखेंगे जो CO2 गैस है इसका जो स्वभाव है अम्लीय प्रकृति का है। ये जो क्षार है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना, जब आपस में इन्होंने रिएक्शन किया तो क्या बना बेटा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बना और साथ में जल बना। तो इस प्रकार से इसमें भी आप नोट करके देखेंगे कि जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं उनकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, अम्लीय प्रकृति की होती हैं, तथा ये विद्युत धारा प्रभावित करते हैं। क्यों करेंगे, क्योंकि ये अम्ल में हाइड्रोजन आयन होते हैं, उसी प्रकार से जिसमें आयन होते हैं उसी में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा अम्लों के साथ धातुओं के ऑक्साइड की अभिक्रिया और अधात्विक ऑक्साइड की क्षारकों के साथ अभिक्रिया। इसके पश्चात आप देखेंगे बेटा इस पूरी बात को मैं आपको संक्षिप्त रूप में बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि अभी तक हमने जो पढ़ा है अम्लों के साथ विभिन्न धातु के कार्बोनेट, धातु के ऑक्साइड की अभिक्रिया और क्षारकों के साथ अभिक्रिया, उसको मैंने एक रेखा चित्र के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए बीच में मैंने लिख रखा है अम्ल की अभिक्रियाएं। तो अम्ल की अभिक्रियाएं किस प्रकार से होती हैं, देखिए जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है, किसके साथ, धातु के साथ, तो क्या बनता है, लवण और हाइड्रोजन। जब अम्ल
धातु के बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है बेटा, लवण बनता है, CO2 गैस बनती है और जल बनता है। जब अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, लवण और जल। और जब अम्ल धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो भी लवण, CO2 और जल मिलता है। इसके पश्चात आपको याद होगा जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो भी क्या बनता है, लवण और जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, लवण और जल। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अम्ल की विभिन्न प्रकार की क्रियाएं। इसके पश्चात आप देखेंगे क्षार के साथ, तो आप देख रहे होंगे आप अपनी स्क्रीन पर, जब क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस मिलती है। जब क्षार धातु के बाइकार्बोनेट के साथ और धातु के कार्बोनेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता, जो आपको मैंने पहले भी बताया था। लेकिन जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं उसके साथ क्रिया करके लवण और जल बनाता है। इसी प्रकार जब क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, जिसको आप लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, तो क्या बनता है बच्चों, लवण और जल प्राप्त होता है। इस प्रकार से इस चित्र के माध्यम से आपको याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी कि अम्ल की और क्षार की विभिन्न पदार्थों के साथ अभिक्रियाएं होने पर क्या प्राप्त होता है। तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके पश्चात हम लोग आगे बेटा पढ़ेंगे अब जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक। जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक, यानी जब अम्ल और क्षारक को जल में घोला जाता है तब उनका क्या होता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इसमें देखेंगे बेटा कि जल की उपस्थिति में, केवल जल की उपस्थिति में अम्ल हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। यानी कि जब जो अम्ल होते हैं जब उनको जल में घोला जाता है तो वो क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन या इसको हाइड्रोनियम आयन के रूप में भी पाए जाते हैं। हाइड्रोनियम आयन कैसे बनते हैं बेटा, देखिए आप H+ + H2O, जब पानी में एक हाइड्रोजन आयन आता है, यानी पानी में आपने किसी अम्ल को घोला तो उस, जैसे मान के चलिए HCl है तो H+Cl-, ये जो H+ है ये H+ आके स्वतंत्र नहीं रहता, ये पानी के अणु से जुड़ जाता है। तो जैसे ही H इससे जुड़ेगा तो 2 है यहाँ और एक और H, 3H, इस पर जो प्लस का चार्ज है वो इसके ऊपर प्लस का चार्ज लग जाएगा। तो ये क्या बन गया, H3O। और H3O को क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। तो जल की उपस्थिति में अम्ल हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं या हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। इसके पश्चात आप देखेंगे एक उदाहरण के द्वारा कि जे कोई अम्ल है उसको आपने पानी में घोला HCl और को H2O में, तो यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन बने और Cl अलग हो गया। ये Cl अलग हो गया, ये H जाके इसमें जुड़ गया तो ये H3O+ बन गया और Cl- अलग हो गया। तो इस प्रकार से हाइड्रोनियम आयन बन जाते हैं। इसके पश्चात आप देखेंगे बेटा जल की उपस्थिति में क्षारक, ये तो अम्ल हो गए। अब जल की उपस्थिति में क्षारक क्या देते हैं, OH- आयन उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, OH- आयन। अब इसमें आप देखेंगे जैसे कोई एक क्षार का उदाहरण लिया हम लोगों ने NaOH, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको पानी में घोला यानी H2O में, तो ये सोडियम अलग हो गया और OH- अलग हो गया, यानी हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं या हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। इसके पश्चात एक दूसरा उदाहरण आपने देखा MgOH का होल ट्वाइस H2O, Mg के ऊपर 2+, क्योंकि इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 हैं तो यहाँ पर भी 2OH-। तो इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पर 2 OH- हाइड्रोक्साइड आयन निकले। इसके पश्चात काफ़ी महत्वपूर्ण बात है जो आप अब देखेंगे कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। जल में घुलनशील क्षारक को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को हम लोग क्या कहते हैं, क्षार। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विकल्प में पूछ लेते हैं। इसके पश्चात आप आगे देखेंगे कि सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। सभी क्षार क्या होते हैं, क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि वही होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। इसलिए आपको ये याद रखना है। इसके पश्चात आप अगला देखेंगे जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानी रखना चाहिए। आप कभी भी प्रयोगशाला में जब आप अपने शिक्षक के साथ प्रयोग कर रहे होंगे तो आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानी रखना चाहिए। सदैव अम्ल या क्षार को
जल में मिलाना चाहिए। यानी किसी भी आप बीकर या परख नली में पहले से जल ले लें, उसके बाद उसमें धीरे धीरे अम्ल या क्षार मिलाएं। आपको ऐसा नहीं करना है कि पहले आप अम्ल ले लें फिर आप उसमें जल मिलाएं। इससे क्या होगा, विस्फोट हो सकता है और आप जल सकते हैं। तो आप सावधानी रखें और शिक्षक की उपस्थिति में ही आप किसी भी अम्ल या क्षार को उपयोग करें। तो देखिए, जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानी रखना चाहिए। सदैव अम्ल या क्षार को ही जल में मिलाना चाहिए और इसे लगातार हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि ये अत्यंत ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसमें ऊष्मा निकलती है और आप जल भी सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब इसके पश्चात आप देखेंगे, इसमें मैंने आपको एक डायग्राम के माध्यम से भी बताया है कि जैसे एक बीकर में हमने अम्ल लिया है और दूसरे बीकर में हमने जल लिया है। तो इस अम्ल वाले बीकर में हमने ऊपर से क्या मिलाया बेटा, जल। तो ये जो हमारा तरीका है ये होगा गलत। इस प्रकार से हमको नहीं करना है। दूसरे बीकर में हमने जल लिया है और ऊपर से हम क्या मिला रहे हैं, अम्ल। ये हमारा सही तरीका है। तो हमको हमेशा याद रखना है कि जल में सदैव अम्ल को मिलाना चाहिए। तो इस प्रकार आपने देखा, सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न ऊष्मा के कारण मिश्रण बाहर आ सकता है एवं कांच का बीकर टूट भी सकता है, जिससे आप जल भी सकते हैं। इसलिए आपको विशेष सावधानी रखना चाहिए। तो ये थी बात आपको अम्ल और क्षार के यूज करने के तरीके से मैंने जो आपको बताई। इसके पश्चात फिर आप पढ़ेंगे बेटा, अम्ल व क्षारकों में समानताएं क्या होती हैं। सभी अम्ल हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं और सभी क्षारक OH- आयन उत्पन्न करते हैं। इसके पश्चात आप देखेंगे, जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है तो वह तनुकृत हो जाता है। जल में मिलाने पर आयनों की सांद्रता, यानी हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता या हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है, जिसको तनु और सांद्र कहते हैं। जो मैंने आपको बताया है कि जो सांद्र अम्ल होते हैं जिनमें अम्ल ज़्यादा पानी कम होता है, और जो तनु अम्ल होते हैं जिसमें पानी ज़्यादा अम्ल कम होता है। उसी प्रकार से इसमें बताया गया है आपको। इस प्रकार आप देखेंगे अम्ल और क्षार की प्रबलता क्या होती है। तो ये आप देखें कि किसी अम्ल या क्षार की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइल आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। तो अगर अम्ल की बात करें तो जिसमें हाइड्रोजन आयनों की संख्या ज़्यादा होगी तो वो प्रबल अम्ल होगा, और जब क्षार की बात करें जिसमें OH- आयनों की संख्या ज़्यादा होगी तो वो प्रबल क्षार होगा। इस प्रकार आप देखें, किसी अम्ल या क्षार की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं कि दिया गया अम्ल या दिया गया क्षार प्रबल है या नहीं है, कितना प्रबल है या दुर्बल है। तो इसके लिए हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। ये क्या करता है, ये अनेकों सूचकों का मिश्रण होता है। ये जो सार्वभौमिक सूचक है जिसको यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं, अनेकों सूचकों का क्या है ये बेटा, मिश्रण है। क्या होता है, यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। यानी कि इस यूनिवर्सल इंडिकेटर को जब हम किसी अम्ल या क्षार में मिलाते हैं तो वो अलग अलग प्रकार के रंगों के द्वारा बताता है कि दिए गया विलयन कितना प्रबल है, कितना दुर्बल है। तो ये उसकी प्रबलता बताता है। तो इस प्रकार से आपने देखा, आज इस वीडियो में पार्ट 3 में मैंने आपको ये जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं ये आप इसको दोबारा से इस पूरे वीडियो को देखिए, और बाकी इस वीडियो में इतना ही। बस अगले वीडियो में आपको एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक pH स्केल के बारे में बताया जाएगा, और साथ ही कुछ जो महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थ हैं, रासायनिक यौगिक हैं, उनके बारे में आपको बताया जाएगा। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको कक्षा 10 विज्ञान के महत्वपूर्ण वीडियोस और रंग बिरंगे नोट्सों के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। इससे आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी कक्षा 10 के विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।